Hello everyone and welcome back to my channel Science with Core. Hope you all are doing well. तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आज हम उसके स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो तो आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या क्या काम वहां पर कर सकते हो। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आखिरकार ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। तो जब पढ़ते हैं हम तब हमें पता चलता है कि ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, यानी कि मेजर ब्रांच है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जो किससे डील करता है? लार्ज स्केल, यानी कि कमर्शियल लेवल पे अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं ताकि हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट और बेनिफिट्स जो ह्यूमंस को प्रोवाइड कर सके, कुछ ऐसे सर्विस या प्रोडक्ट बना पाए, तो वो होता है आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि इस ब्रांच में हम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर यूज करते हैं ताकि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट या फिर सर्विस बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है? स्क्रीनिंग होती है, यानी कि लैब से फैक्ट्री तक का सफर। समझे? समझो क्या कि स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं हम उनकी स्क्रीनिंग उनको अलग से रख देंगे। ठीक है, यानी कि वो फास्ट ग्रो कर सकते हैं, वो स्टेबल हो सकते हैं, तो उन्हें हम स्क्रीनिंग करके अलग कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब अलग तो कर लिए, उनको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि म्यूटेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट को कंट्रोल करके हम उनकी मैक्सिमम यील्ड बना सके, उनसे हम मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सके, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक्सप्लोइटेशन ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि माइक्रोबियल मेटाबॉलिक पाथवे का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? चीप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं हाई वैल्यू कमर्शियल प्रोडक्ट में। तो इतने तरीके से हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, और ये सब चीजें हम कर सकते हैं ताकि वैल्यूएबल प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए बना सके। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज केमिकल फैक्टरीज, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिनिएचर केमिकल फैक्टरीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास डाइवर्स मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, और क्या होता है? ये कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट को इनटू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, इन सबको वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिएक्शन ऑकर अंडर माइल्ड कंडीशन। ये क्या है? इन्हें ज्यादा मतलब जरूरत की चीजें नहीं है, ये आपका लो टेम्परेचर प्रेशर इको फ्रेंडली होते हैं, तो ये माइल्ड कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं और हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं और किस तरीके के सबस्ट्रेट को ये कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी हमने यहाँ पर बोला ना, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में। कैसे सबस्ट्रेट को? मोलेसेस, स्टार्च, वे, एग्रीकल्चर वेस्टेज को। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। माइक्रोबियल सेल, यानी कि उसमें हम पहले बात करेंगे लाइव माइक्रोबियल सेल के बारे में। लाइव माइक्रोबियल सेल्स यानी कि क्या? यहाँ हम लीव यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। लाइव माइक्रोबियल सेल में हम क्या करेंगे? डायरेक्टली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। जैसे कि आपका यीस्ट दिख रहा है, इस यीस्ट में क्या होगा? आपका साइक्रोमाइसिस सेरेविसी एक यीस्ट होती है जिसको हम बेकर यीस्ट बोलते हैं, वो लिविंग होता है, और वो क्या होता है? आपका ब्रेड मेकिंग बनाएगा, यानी कि ब्रेड में आपका हेल्प करेगा, ब्रेड के प्रोडक्शन में। स्टार्टर कल्चर में भी हम कर्ड, चीज और योगर्ट जैसे यूज करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, टेस्ट कल्चर को बनाने के लिए हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में, जैसे कि आपका विटामिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इन सब की टेस्टिंग के लिए भी हम क्या करेंगे? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ पर लिखी है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को मेंटेन और ये कंट्रोल करते हैं।
फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बैकबोन जैसे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डेड और प्रोसेस्ड माइक्रोबियल सेल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली जिंदा फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे हम? प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोसेस करेंगे फिर उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होकर के डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है, और यहाँ पर हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोसेस करेंगे और फिर प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि आपका यीस्ट ऑटोलाइसेट, यानी कि ये क्या करता है का फ्लेवर एनहेंसर। फ्लेवर एनहेंसर के रूप में इसे हम यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी आपका प्रोसेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ह्यूमन और एनिमल के लिए प्रोटीन रिच सप्लीमेंट जैसे यूज होता है। एडवांटेजेस क्या होता है इसके? हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, रैपिड बायोमास प्रोडक्शन होता है यानी कि फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, वेस्ट सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन यानी कि आपका इको फ्रेंडली हो जाएगा, और ये इकोनॉमिकल हो सकता है। अब हम देखें कि माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में। माइक्रोबियल एंजाइम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर सोर्स होता है आपका इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के लिए, यानी कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इनमें स्टेबिलिटी होती है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन में इनका हो सकता है। कैसे कैसे एंजाइम हमको इनसे मिल सकते हैं? इन्वर्टेज, लाइपेज, पैक्टिक, पैक्टिन एस्टरेज और रेनिन। किससे मिलता है? इन्वर्टेज ईस्ट से मिलता है। और क्या यूज होता है इसका? शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। ऐसे ही आपका सब चीज दिया गया है, जैसे रेनिंग आपका माइक्रोबियल रेनिन से मिलता है, चीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट के बारे में। माइक्रोबियल और मेटाबोलाइट्स यानी कि क्या? मेटाबोलाइट ऐसे बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस करे। यानी कि ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है या फिर उनका मेटाबॉलिज्म होता है, तब उस टाइम जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड्स। ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में मेटाबोलाइट का बहुत बड़ा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। कैसे है कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे यूज होते हैं। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, तब ये क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं। और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तब कौन से बायोकेमिकल प्रोडक्ट, बायोकेमिकल कंपाउंड जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉग फेज में ग्रो होता रहता है, तब उसके लिए भी जरूरी होते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोल देते हैं। जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया जो सैक्रोमेसिस सेरेविसी से मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड हमको कहाँ से मिलता है? सिट्रिक एसिड से मिलता है। और अमीनो एसिड हमको ग्लूटामिक एसिड से मिलता है। अमीनो एसिड हमें क्या? ग्लूटामिक। इथेनॉल हमें ये गलत लिखा गया आपका कि इथेनॉल जो होता है आपको वो सैक्रोमेसिस सेरेविसी से मिलता है। होता क्या है पहले ये समझो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में का ये मेन प्रोडक्ट होता है। कौन? इथेनॉल। ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड यानी कि आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। फूड, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है। अमाइनो अमीनो एसिड यहाँ पर क्या हो गया आपका? थोड़ा गलत लिखा गया है, आप इसको काट सकते हैं कि अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड हमें मिलता है, लेकिन किससे मिलता है वो हमने नहीं लिखा था, आप इसको काट सकते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड में भी ग्लूटामिक एसिड हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अब विटामिन में आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन B1-2 मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है। यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। नॉट एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि वहां पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये इकोलॉजिकल, बट ये क्या होता है आपका? इकोलॉजिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। कैसे इकोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं? तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि सिट्रिक एसिड। पॉलीसेकेराइड यानी कि ज़ैंथम गम। ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं आपके? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मेजर रोल होता है आपका मेडिसिन में, हाई कमर्शियल वैल्यू होते हैं। ठीक है। ज़ैंथम गम यानी कि क्या होता है? ये फूड को थिकनर बनाता है, फूड को थिकनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है।
अब वो सिट्रिक, यहाँ पर आपको सिट्रिक एसिड दिया गया है वो, ठीक है, कुछ ही कंडीशन में क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर यानी कि ऐसे माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट होते हैं, बायो फर्टिलाइजर यानी कि ऐसे माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट जो एनहेंस करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी इनसे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जांपल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम, माइक्रोआइजा और एजोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट में, फॉस्फेट को अपटेक करते हैं और ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। इसके इंपॉर्टेंस भी आपको दिया हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम कर देते हैं ये, और ये इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोपेस्टिसाइड को। बायोपेस्टिसाइड में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो एग्रीकल्चर पेस्ट को बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो बैसिलस thuringiensis, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करेगा क्या, क्रिस्टल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बीटी क्राई यानी कि क्रिस्टल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन क्या होता है, इफेक्टिव होता है लेपिडोप्टेरन लार्वी के लिए, यानी कि जो कैटरपिलर्स के लार्वा होते हैं के लिए ये लीथल होते हैं, ताकि कैटरपिलर के लिए मतलब कि ये टॉक्सिन होते हैं, किसके लिए, जो कैटरपिलर्स होते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिक उनके लिए क्या होते हैं, एकदम टॉक्सिक, यानी कि उनके लिए लीथल होते हैं, जिसकी वजह से लार्वा की गट में जाकर के ये क्या बना देते हैं, पोर्स बना देते हैं लार्वा की गट में, यानी कि कैटरपिलर्स के लार्वा को हम क्या बोलेंगे, लेपिडोप्टेरन लार्वे बोलेंगे। ठीक है, उसके गट्स में जाकर के, यानी कि इंटेस्टाइन्स में जाकर के ये पोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से उनके इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या करेंगे, बायोपेस्टिसाइड जैसे रोल करते हैं। फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ हार्मफुल पेस्ट पर इफेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल के लिए सेफ होता है और केमिकल पेस्टिसाइड पॉल्यूशन रिड्यूस कर देता है। अब वेस्ट डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के नेचुरल क्लीनर होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल क्लीनर, यानी कि बहुत सारी जो गंदगी होती है हमारी इन्वायरमेंट की, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या होती है, आपकी खत्म हो सकती है। तो ये वेस्ट डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं, बायो रेमिडिएशन में हेल्प करते हैं, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। जैसे समझ लो आपका सीवेज ट्रीटमेंट बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड डाइजेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और डाइजेशन के थ्रू सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, कंपोजिटिंग और वाटर रिसाइकलिंग हम बोल सकते हैं। मीथेन प्रोडक्शन, यानी कि बायोगैस प्लांट, मीथेन प्रोडक्शन में क्या होता है, एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और बायोगैस में क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और एनर्जी जनरेशन होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकली कंपाउंड को मॉडिफाई करे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मॉडिफाई करते हैं केमिकल कंपाउंड को यूजफुल फॉर्म में, जैसे कि आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है, उन्हें मोर पावरफुल, मोर एक्टिव या फिर लेस टॉक्सिक बना देते हैं, यानी कि केमिकल कंपाउंड को या तो मोर पावरफुल बना देंगे, या तो मोर टॉक्सिक बना देंगे, या तो फिर लेस पावरफुल बना देंगे, लेस टॉक्सिक बना देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम का रोल होता है, जैसे कि समझो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, नेचुरल पेनिसिलिन को मॉडिफाई करके बेटर एंटीबायोटिक बनाना, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हो गया। स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल हार्मोन के सिंथेसिस करना। विटामिन प्रिकर्सर, विटामिन के इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाना। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से मिल सकता है। इसके एडवांटेजेस में आपका एक हाई स्पेसिफिसिटी, लेस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू केमिकल सिंथेसिस। ये आपके कुछ सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट, स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, विटामिन प्रिकर्सर के फोटो डायग्राम भी दिया हुआ है। तो यहाँ तक आज हमने बात किया कि स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अब आएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।